स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएफ में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल देखा जाए तो हम लोग सुदूर दक्षिण के इतिहास को पढ़ रहे थे, जहाँ टॉपिक हम लोगों का जो चल रहा था वो संगम काल चल रहा था। यानी कि अगर देखा जाए इसको, जो हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे, अगर इस मुद्दे पे प्रकाश डाला जाए तो कुछ ये मैंने स्टोरी आपको बताते बताते आया था, जिसको मैं फिगर के माध्यम से एक बार बता देता हूँ। हम लोगों की जो कहानी चल रही थी वो 23.5 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा है, इस 23.5 डिग्री के ऊपर का हिस्सा, ये उत्तर भारत के राजवंश के बारे में मैंने पूरी कहानी आपको डिटेल में समझाया था। और इसके बाद जो मेरी क्लास चली थी, उसके बाद मैंने लेकर के जो क्लास आया था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के सारे पोर्शन को बताया था। ये वाला हिस्सा जो मैंने बताया था, दक्षिणापथ के इतिहास को मैंने कंप्लीट दक्षिणापथ के इतिहास को बताया था, दक्षिणापथ। और ये जो मैंने बताया था ये उत्तर भारत के उत्तर भारत का इतिहास था, उत्तर भारत का इतिहास, इसको भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। ये भी बता दिया। मेरी जो क्लास अभी आप लोगों के बीच चल रही है, जो चल रही है वो चल रही है, इधर आ जाते हैं हम लोग केरला साइड में चेर राजवंश, इधर आ जाते हैं चोल राजवंश केरला, और इधर तमिलनाडु को ले लीजिए। और यहाँ पे जो था वो पल्लव के बारे में, यानी यहाँ हम लोग चेर शासक, यहाँ चोल शासक, चोल शासक, और यहाँ पे थे सॉरी पांडे, पल्लव बोल दिए, पांडे शासक, इन सारे के बारे में इतिहास हम लोगों का चल रहा था, जिसको होलसेल भाषा में अगर देखा जाए तो एक भाषा में इसको हम लोग जानते हैं संगम काल के नाम से, ये काफी विख्यात है। तो हम लोग संगम कालीन इतिहास पढ़ रहे थे। संगम काल के इतिहास को अगर देखा जाए तो इसके 3 फेज मैंने वो कहा था पढ़ाऊंगा, 3 फेज में, जिसका एक फेज मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे हम संगम काल से संबंधित कुछ ग्रंथ और संगम कालीन संगीतियों और कुछ मुद्दों को बातचीत करते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाया था। जो इसके पहले मैंने ठीक वीडियो डाला, उसको देख लीजिएगा आप, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तब। आज की जो मेरी क्लास चलेगी वो संगम काल के राजवंशों के बारे में चलेगा, जहां हम लोग पढ़ेंगे चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश के बारे में। आज हम सारी मुद्दों पे आपसे बातचीत करने वाले हैं। जैसे इस क्लास को मैं कवर कर लूंगा तो संगम काल का तीसरा जो पोर्शन हमारे बीच आएगा, वो तीसरा पोर्शन हमारे बीच आता है संगम कालीन कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। तो इसको आज पढ़ाने के बाद, जैसे इसके बाद अगली क्लास में लेके आऊंगा तो वहाँ संगम काल से संबंधित उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में बातचीत करूंगा। तो मेरा 3 वीडियो मिला करके पूरा संगम काल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम लोग क्लास की संचालन करेंगे उसमें हम लोग चेर राजवंश पढ़ेंगे, चोल पढ़ेंगे और पांड्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ आप व्हाइट बोर्ड पे देखते भी होंगे। इन सारे राजवंशों की पूरी स्टोरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार बना करके मैं सारी स्टोरी को बताने की भरसक प्रयत्न करूंगा। इससे पहले मेरा ये कहना होगा कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब साथ और सहयोग मिलता रहेगा तो हमारी मनोबल बढ़ती रहेगी और मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश काम करूंगा, ताकि आपके होने वाली भावी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे चैनल द्वारा दिए गए कंटेंट आपके भविष्य निर्धारण में कुछ लाभदायक हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं निरंतर प्रयास को जारी रख रहा हूँ। तो हम लोग चलते अपने क्लास के शुभारंभ करने। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसा कि आप देखते होंगे, चेर राजवंश के बारे में हम शुरू करते हैं अपनी बात। तो सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में जो तमिल क्षेत्र था, यहाँ शासन करने वाले संगम काल से संबंधित जो 3 मुख्य राजवंश आते हैं, चेर, चोल और पांड्य, उसमें चेरों की जो कहानी आती है, चेर राजवंशों की, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? ये बहुतों सारे साक्ष्य हैं, अशोक के अभिलेख से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जहां से इनकी जानकारी मिलता है। लेकिन जो उसमें सबसे अकाट्य और सबसे पहला जानकारी देने वाला जो साक्ष्य आता है उसके बारे में बताया जाता है, वो ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित चेरपाद एक ग्रंथ है। यहाँ से चेरों के बारे में सबसे पहले जानकारी दिखाई देता और बताया जाता है कि जो चेर राजवंश थे, इन लोगों का जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था।
धनुष इनका राजकीय चिन्ह यानी कि राजकाज के दौरान यूज किए जाने वाला जो प्रतीक चिन्ह के रूप में, जैसे हमारी भारत सरकार या ये हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी राजकीय चिन्ह लेके चलती है, ऐसे इस समय के राजाओं के द्वारा अपने सत्ता संचालन में प्रयोग किए जाने वाला जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था, ऐसा बताया जाता है। और कहा जाता है कि संगम काल जो था, इस संगम काल में देखा जाए तो जो चेर राजवंश थे, इन चेरों के बारे में ये कहा जाता है कि संगम कालीन अगर देखा जाए तो चेरों में सबसे प्रताप, चेरों को देखा जाए तीनों राजवंशों में सबसे प्रतापी राजवंश थे। यानी संगम काल पे 3 राजवंश शासन कर रहे हैं, एक चेर कर रहा है, एक चोल कर रहा है और एक पांड्य कर रहा है। इन तीनों में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, तो वो चेर राजवंश के बारे में इतिहास के अनुसार बताया जाता है। यानी कि एक शब्द में आप कह सकते हैं कि चेर राजवंश जो था वो संगम काल के इतिहास में आने वाले 3 राजवंशों में सबसे प्रमुख राजवंश और सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा अगर देखा जाए 3 राजवंशों में सबसे विख्यात शासक के रूप में जो आता है वो शेर गुट्टवन आता है, जिसका नाम धर्मपरायण गुट्टवन के नाम से भी ये काफी विख्यात था। और कहा जाता है कि जो शेर गुट्टवन था, इस शेर गुट्टवन के बारे में ये कहा जाता है कि इसी का जो भाई था, इसी का भाई, इसके पहले की जो क्लास हम लोग पढ़े थे जिसमें संगम काल के ग्रंथों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, तो जो ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था उसमें एक ग्रंथ शिल्पाधिकारम पढ़ा था, एक ग्रंथ मणि मैखले पढ़ा था, एक जीवक चिंतामणि करके ऐसा पढ़ा था। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था। तो उसमें जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ है, उस शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन था, तो हमने वहां बताया था इलांगो आदिल शाह था। ये इलांगो आदिल शाह इसी शेर गुट्टवन का भाई था। यानी कि शेर गुट्टवन का जो भाई था इलांगो आदिल शाह, इसी ने शिल्पाधिकारम की रचना किया था। यानी शिल्पाधिकारम का हम कह सकते हैं कि ये रचयिता था। और कहा जाता है कि जो शेर गुट्टवन था, इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो मानी जाती है वो कड़ग्गी पूजा का प्रारंभ करवाया था। जो इसकी पत्नी थी कड़ग्गी, उस कड़ग्गी पूजा यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में, तो कड़ग्गी पूजा प्रथा को प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो शेर गुट्टवन था। ये कड़ग्गी जो थी ये शेर गुट्टवन की ही वाइफ थी, पत्नी थी, और इनकी कहानी मिला जाता है शिल्पाधिकारम मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था। इन्हीं लोगों के आधार को रख करके इस कहानी को लिखा गया। शेर गुट्टवन के बारे में यह भी कहा जाता है कि सट्टी कड़ग्गी की याद में इसने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था और गद्दी पे बैठने के समय बताया जाता है कि अधिराज की उपाधि धारण किया था। जितने सारे चेल राजवंशों में आने वाले शासक थे लगभग बताया जाता है वो राजधानी करवट से ही अपनी शासन सत्ता की बागडोर को संचालित करते थे। इतनी कुछ बातें आप महत्वपूर्ण। अभी चेर राजवंश एक बार और हम लोग पढ़ेंगे इन चेरों के बारे में जब सांस्कृतिक गतिविधि को लेकर के आएंगे, जब इसके सांस्कृतिक गतिविधियों को पढ़ेंगे। अभी हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड को रख करके यहाँ बताने की कोशिश किया हूँ। इसकी अगली वीडियो जैसे लेके आऊंगा तो इन्हीं तीनों राजवंश से संबंधित मैं इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी और कुछ स्थापत्य क्षेत्रों के बारे में हम लोग बातचीत करते हुए निकल लेंगे। इसलिए मैंने तीन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बंटवारा करके, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही डायमेंशनल टॉपिक दिखाई देता है। अगर एक ही में करके हम सारा पढ़ाते हुए चले जाएंगे तो आप शायद कंफ्यूज होते चले जाएंगे। इस तरह से आपको एक आधार मिलता रहेगा पढ़ने का और तथ्यों को याद करना आपके लिए बड़े आसान हो जाएगा, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अगर सवाल आता है इन क्षेत्रों से तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। इस बात को मैं ध्यान में रख करके मैं इसका बंटवारा करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई आसान होती चले। चेर राजवंशों के बाद अगर देखा जाए तो जो ये दूसरी राजवंश हम लोगों को दिखाई देती है, चेर चोल पांड्य, ये 3 राजवंश दिखाई देती हैं। वो दूसरी राजवंश जो हम लोगों को दिखाई देती है वो है चोल राजवंश, जिसकी सारी जानकारी ज्यादातर हम लोगों को मिलता है पढ़नी के द्वारा लिखे गए अष्टाध्यायी के अनुसार। और इसकी सबसे खास बात यह है जो हम लोगों को याद रखना है, ये तीनों राजवंश जो चल रहे हैं इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कोई पूछेगा कौन था तो कहिएगा चेर राजवंश थे, लेकिन कहेगा इन तीनों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन था जो सबसे पहले से शासन कर रहा था तो आप बिना घबराए कहिएगा चोल राजवंश था। 3री से 9वीं शताब्दी तक ये सत्ता लेकर के चलते आएंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे सॉरी 3री शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी में कैसे उदय होंगे, अगर मैं ये कहानी आपको बता रहा।
तो चोल राजवंशों के बारे में अगर देखा जाए पहली जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो हम लोग कहेंगे कि पढ़नी के द्वारा लिखी गई जो अष्टाध्यायी किताब है, यहीं से चोल राजवंश के बारे में सबसे पहले जानकारी प्रति मिलता है हम लोगों को। और कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीनतम अगर राजवंश, संगम राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था, तो आप कहिएगा सबसे प्राचीनतम संगम राजवंश के तीनों राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश चोल राजवंश था, जिसका प्रतीक चिन्ह बताया जाता है बाघ था। जैसे यहाँ प्रतीक चिन्ह मैंने धनुष लिखा, ऐसे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आप कहेंगे बाघ इनका प्रतीक चिन्ह था। और राजधानी जो थी उरैयूर इनकी राजधानी थी तमिलनाडु में। और इन चोलों में सबसे शक्तिशाली जो शासक आता है वो करिकाल आता है, जिसको एक नाम से जाना जाता था, जले हुए पैरों वाला शासक भी इसे कहा जाता था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला शासक भी कहा जाता था। और ये जो करिकाल था, इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता क्या थी, तो ये अपने जीवन काल में देखा जाए तो 9 बड़े बड़े शासकों को अपदस्थ कर देता है, सॉरी 11 बड़े बड़े शासकों को अपदस्थ कर देता है और 9 छोटे छोटे शासकों को यह अपदस्थ करता है। तो इसकी जीवन की सबसे उपलब्धि मानी जाती है अकाट्य उपलब्धि, यानी कि युद्ध नीति का पालन करके इसने 11 बड़े शासकों को पराजित कर देता है और 9 छोटे छोटे शासकों को पराजित करने में काफी सफलता लेता है। तीसरी शताब्दी के बाद, ये तीसरी सदी तक ये चल रही है। तीसरी सदी से देखा जाए तो 9वीं सदी तक चोलों की कहानी मिलती ही नहीं है। चोलों का जो इतिहास था वो अंधेरे में चला गया, पता ही नहीं चल पाता था कि चोल राजवंश सब कहाँ गए। लेकिन 9वीं शताब्दी में इन चोलों में से आने वाला एक शासक आता है, वो आता है विजयालय। और ये विजयालय क्या करता है कि चोलों के द्वारा चली गई सत्ताओं में जो अंधेरामय सत्ता हो चुकी थी, जिसको भूल गए थे लोग, उस अंधेरे में सत्ता को एक बार पुनः उत्थान कर देता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 9वीं शताब्दी में उदय हुए चोल राजवंश के बारे में हम लोग करके इतिहास पढ़ते हैं। इस तरह से एक अलग से टॉपिक करके आ जाता है, क्योंकि तीसरी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक चोल कहाँ थे इसके बारे में इतिहास को भी पता नहीं। यानी कि कुल मिला जुला के देखा जाए तो इनकी शासन सत्ता जो थी वो लगभग अपदस्थ हो चुकी थी, खत्म होने के कगार पे थी। लेकिन 9वीं शताब्दी में एकाएक चोलों का इतिहास पुनः उजागर हो जाता है और उजागर करने वाला जो शासक आता है वो विजयालय आता है। तो 9वीं शताब्दी के चोल राजवंश को हम लोग अलग से करके पढ़ लेंगे। अभी यहाँ के चोलों के बारे में बस यही रखिएगा, 9वीं शताब्दी से चोल राजवंश का उत्थान हुआ, उनकी क्या स्टोरी आती है उसको हम लोग एक अलग फेज से पढ़ेंगे। अगर इन 3 संगम काल के 3 राजवंश में देखा जाए, चेर राजवंश, चोल राजवंश और तीसरा आता है पांड्य राजवंश, जिस पांड्य राजवंश की भी जानकारी हम लोगों को मिलती है पढ़ने के द्वारा लिखे हुए अष्टाध्यायी किताब के मुताबिक मिलती है। और इन लोगों की जो राजधानी थी वो मदुरा से अपनी सत्ता का संचालन करते थे। और कहा जाता है मेगास्थनीज जो आया था, जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ रहा है, ये मेगास्थनीज बता रहा है कि जो पांड्य राजवंश थे, इन पांड्य राजवंशों में वैवाहिक प्रणाली जो चलते थे, वो वैवाहिक प्रणाली 7 वर्ष से ही दिखाई देती थी। यानी 7 वर्ष के लड़की को माता बनने तक का उसने साक्ष्य दिखाया। ऐसा बताया है कि इस राजवंश में जो महिलाएं थी, 7 वर्ष की जो लड़की थी, वो मां बनने की ताकत रखते थे। इसके अलावा मेगास्थनीज 2 और बात कहता है। वो 2 बात ये कहता है कि जो पांड्य राजवंश था, उनकी समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। पांडवों के समाज को मात्र सत्तात्मक कहने वाला जो विवरण मिलता है वो मेगास्थनीज के द्वारा मिलता है। साथ ही साथ इतिहास के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो मेगास्थनीज था वो पांड्य राजवंश को मोतियों के देश की संज्ञा दे करके चला गया। यानी कि मेगास्थनीज ने पांड्य राजवंशों के संबंध में मेगास्थनीज की 3 प्रमुख बात आप याद रखिएगा। एक बात तो ये आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज ने ही बता रहा है कि पांड्य जो राजवंश थे, उन पांड्य राजवंशों में 7 वर्ष की लड़की मां बनने की क्षमता रखते थे। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि जो पांड्य राजवंश थे वो मातृ सत्तात्मक समाज वहां स्थापित हो जाते थे, यानी कि माताओं की ज्यादा वरीयता दिया जाता था। और तीसरी बात ये कह रहा है कि जो पांड्य राजवंश था, उन राजवंशों की उपमा जो दे रहा है वो मोतियों के देश के रूप में दे रहा है। तो 3 प्रमुख बात आपको याद रखना है। मेगास्थनीज क्या कह रहा है, 7 वर्ष की लड़की मां बन जाते थे। और मेगास्थनीज क्या कह रहा है, इसे मोतियों का देश, यहाँ मैंने लिखा मेगास्थनीज के अनुसार। और समाज के बारे में क्या बता रहा है, मातृ सत्तात्मक बता रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो पांड्य राजवंशों की सबसे शक्तिशाली शासक जो आता है वो नेडुजेलियम करके आता है।
और इतिहास के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि ये वो शासक था जो कोवलन को हार चुराने के अपराध में सीधे मृत्युदंड दे दिया। जो कोवलन यहाँ हम लोग पढ़े थे, कोवलन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये कड़ग्गी जो कोवलन और कड़ग्गी की जो कहानी हम लोगों को मिलती है, शिल्पाधिकारम जो हम पढ़ते समय हम लोग देखे थे, तो उसका जो कोवलन जो आ रहा है, कोवलन जो नायक आ रहा है, उस नायक को मृत्यु दंड की सजा देने का काम ये कर रहा है। और इल्जामात क्या लगाता है? इल्जामात ये लगा रहा है कि उसके शासन सत्ता से कुछ हार की चोरी हुई थी, जिस हार को चुराने में सबसे ज्यादा श्रेय इसी को देता है और इस जुर्म में उसे मृत्यु सजा भी दे देता है, ऐसा बताया जाता है। नेडुजेलियम के बाद अगर देखा जाए तो उत्तराधिकार के रूप में जो आता है उसका भाई आता है, छोटा भाई, जिसका नाम है बेखीर 16 कोरकै करके उसका नाम बताया जाता है। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि उसने नवरत्न की उपाधि धारण किया था, संभवतः, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों के अंदर इस उपाधि को लेकर के मतभेद दिखाई देता है। तो संभवतः आप कह सकते हैं कि उसने नवरत्न की उपाधि को धारण किया था और इसने सती कड़ग्गी के याद में विशाल उत्सव करवाया करता था। ये वही सती कड़ग्गी है, जब यहाँ कड़ग्गी पूजा चल रहा है, इनके यादगार में विशाल उत्सव भी करवाता रहता था, ऐसा कुछ करके इसके बारे में बताया जाता है। अगर देखा जाए संगम काल के इतिहास को, तो संगम काल के इतिहास को मैंने जो बताया है कि 3 पहलुओं में पढ़ना बहुत उचित होगा। एक पहलू जिसमें मैंने इसके सारे संगीतियों के बारे में, और तीसरी संगीति से उत्पन्न हुई जो धर्म ग्रंथ 3 आए थे, शिल्पाधिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि, जिसके बारे में बता चुका। ये एक फेज तो मैंने ये पढ़ा दिया आपको, दूसरी फेज में मैंने ये बता दिया, और तीसरी फेज जैसे लेकर आएंगे फिर इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना। लेकिन वहां हमारा टाइटल जो चलेगा, या वहां जो टाइटल चलेगा वो चलेगा कि चेर, चोल और पांड्य, या कह सकते हैं कि संगम कालीन सांस्कृतिक गतिविधियां। इस पे हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें इन्हीं लोगों से संबंधित, इन्हीं लोगों से ताल्लुकात रखने वाले कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। वीडियो बड़ा ना, इसलिए मैं डिवाइड कर करके सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा बताऊं कि आप पढ़े भी और आपके एग्जाम भी निकले और आपको बोरिंग भी ना महसूस हो, थकान भी ना महसूस हो। इस उद्देश्य को लेकर के मैं अपनी पूरी प्रयासरत रह रहा हूँ आप लोगों के प्रति। और आप लोग इतनी सारी बातों को अगर आप चाहें तो इन सारी बातों को आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ये सारा नोटबुक आप तथ्यों के बौछार के मुताबिक आप सारे तथ्यों को एक साथ सजोए रहिएगा, जो हो सकता है कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित हो। और इन सारे तथ्यों को लेने के साथ साथ थोड़ी मेरी भी मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बार बार कहता रहता आप लोगों से कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते चलिएगा, अगर नए नए जुड़े हैं बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा, और वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना तो एकदम मत भूलना, क्योंकि उससे मैं बार बार खोल के देखता रहता। कमेंट भी करते रहे आप लोग, कमेंट करके जरूर बताते रहे कि वीडियो की गुणवत्ता कहाँ तक रही, किन तथ्यों की जरूरत और आपको पड़ रही है, तो उस पर मैं मेहनत करता रहूंगा और आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाता रहूंगा। कमेंट में पढ़ता रहता, कमेंट जरूर करते रहिए आप लोग। बाकी मैं मिलता हूं अपने इस संगम काल के तीसरे फेज के साथ, तीसरी एपिसोड के साथ, और वो होगा हमारी संगम कालीन सांस्कृतिक गतिविधियां। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।